ये सुनने में बहुत थोड़ी इजी लगती है। अगर इतना ही इजी होता तो सभी कर लेते। और बिल्कुल। ज़्यादा पैसा देखता है, स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई करना है इन बिटवीन, हम्म। तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि दिस इज नॉट अ राइट कल्चर जो आगे पोर्ट्रे हो रहा है। तुमने मेरे साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो मैं तुम्हें साइड में रख दूंगा कि तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगने दूंगा। हेलो दीक्षांत, हेलो। वेलकम टू ह्यूमंस अपसाइड डाउन लेट्स पॉडकास्ट नंबर 2। तो आज यार हम एमबीए के बारे में पूरी बात करने वाले हैं, कैसे ग्राउंड लेवल पे चीज़ें चलती हैं और कैसे बंदे एमबीए में जाते हैं, सब कुछ। पर्सनली बताऊं, मुझे एमबीए सुनने में बहुत थोड़ी इजी लगती है, बट वो सबको लगती है कि इसकी क्या करना है, प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करनी है या फिर एक्स वाई जेड चीज़ें करनी है जो कि थोड़ी आसान है। बट जब हम प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं वो नहीं होती, जब फेस करते हैं। तो बताओ कि यार एमबीए मुझे क्यों करनी चाहिए, अगर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ या मेरे को चीज़ें सीखनी है, एमबीए मुझे क्या हेल्प दे सकता है जो कि मुझे आसपास की चीज़ें नहीं दे सकती। तो पहली बात तो जो आपने बोला कि इजी वाली चीज़, हाँ। अगर इतना ही इजी होता तो सभी कर लेते बिल्कुल। और सारे बिजनेस और सारे स्टार्टअप्स ही ऊपर चले जाते, कोई फेल ना होता। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इन बिटवीन। हाँ। कमिंग ऑन टू एमबीए, कि हम्म। एमबीए क्यों करनी चाहिए, किसके लिए बेटर है और वो सारी चीज़ें। तो मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ इसको पहले, ओके। कि अगर कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक मास्टर्स डिग्री है, तो हम्म। बैचलर्स में तुमने कोई भी डिग्री करी हो तुम एमबीए कर सकते हो। बी ओके। इट कॉमर्स से आ रहे हो, बी इट साइंस साइड से आ रहे हो, इंजीनियरिंग से आ रहे हो, किसी आर्ट साइड से आ रहे हो, किसी भी साइड से आ रहे हो, हाँ। एमबीए कर सकते हो। ओके। सेकेंड थिंग, किसको करनी चाहिए। हाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पहले इंजीनियरिंग करते हैं, ओके। उसके बाद एमबीए करते हैं। ओके। तो मेनली इंजीनियर्स जाते हैं अपने एमबीए करने, मोस्टली, मोस्टली। ओके। वैसे कॉमर्स वाले साइड से भी बहुत होते हैं, आर्ट्स वाली साइड से भी काफ़ी आते हैं, जो फाइनेंस के साइड से हैं वो भी बहुत आते हैं, लेकिन बिल्कुल। 50 to 60% स्टिल हम्म। इंजीनियर्स आ रहे हैं अभी। ओके, मेजर नंबर है। मेजर नंबर। तो स्टूडेंट्स ना, जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उसने इंजीनियरिंग में जो लिमिटेड चीज़ें हैं कि कोडिंग ट्राई कर ली, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्राई कर ली, और वो हाँ। सारी चीज़ें अगर किसी ने ट्राई कर ली हैं और उसके बाद भी उसमें मन नहीं लग रहा है, जैसे मेरा नहीं लग रहा था, ओके। तो उसके बाद कुछ लिमिटेड ऑप्शंस रहते हैं कि या तो हाँ। तुम मास्टर्स कर लो जाके, या हाँ। फिर डायरेक्टली जॉब ले लो, या फिर एमबीए कर लो। ओके। ठीक है, कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ये, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लो, जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन हो गई या एसएससी की प्रिपरेशन हो गई। यस। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। बट अल्टीमेटली एमबीए की तरफ आई गेस लोग इसीलिए भागते हैं कि वहाँ ज़्यादा पैसा दिखता है। ओके। गवर्नमेंट जॉब में हाँ तुम्हें पावर मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन पैसा लिमिटेड रहता है। इवन यूपीएससी एस्पिरेंट अगर कोई आईएएस बन जाता है, यस। उसके पास भी पैसा लिमिटेड रहता है। बट अगर एमबीए को जो अभी सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आके पैकेजेस बहुत बड़े लगते हैं, अगर इंजीनियरिंग में उतने अच्छे पैकेज नहीं लग पाए तुम्हारे सॉफ्टवेयर से, कि सॉफ्टवेयर डेवलपर में, मतलब सॉफ्टवेयर में अच्छा मन नहीं लग रहा है, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन अमीर बनने के लिए एमबीए की तरफ ओके, चले सो जाओ। पैसा एक मेजर फैक्टर है एमबीए में जाने का। तो आप अपना बताइए कि आपने अपनी बैचलर्स डिग्री कहाँ से ली और एमबीए में कैसे पहुंचे, आप कैसे पहुंचे, अपनी स्टोरी बताइए जो आपने फेस करी तो चीजें। मैंने बैचलर्स करी, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम एनएसआईटी, विच इज़ नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके। एंड वहाँ से बायोटेक्नोलॉजी में मैंने बैचलर्स करी। ओके। देन उसके बाद में मैंने भी, जैसे मैंने बोला कि कोडिंग ट्राई कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्राई कर लिया, सारी यस। चीज़ें ट्राई करने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था और आगे नहीं पढ़ना था। ओके। बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च साइड में ना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ओके। मास्टर्स वाले की भी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती, उसके बाद पीएचडी करो, देन पीएचडी का इंडिया में ज़्यादा स्कोप नहीं है ये सबका इन इंटरेस्ट थोड़ा अलग बायोटेक्नोलॉजी। अलग होता है, आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं बैठा। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार गेट क्लियर नहीं करना है, और एमबीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन इसके बाद में। ओके। तो मैंने थर्ड ईयर के एंड में, ये सिक्स सेमेस्टर कब में, कब रियलाइज हुआ कि अब मुझे एमबीए करनी है? थर्ड ईयर में कॉलेज के थर्ड ईयर में? ओके। थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर में मैंने सोचा कि प्रॉपरली कोचिंग लेके ट्राई करते हैं। ओके। तो मैंने फरवरी में कोचिंग ज्वाइन करी। हाँ। एंड इसका एग्ज़ाम होता है, कैट एग्ज़ाम जो होता है नवंबर में होता है हर साल। ओके। तो करीबन 8-9 महीने थे मेरे पास। हाँ। तो उस टाइम पे अच्छे से पढ़ा, देन इंटरव्यू क्लियर हुए, लाइक इंटरव्यू के कॉल्स आए। ओके। तो 1-1.5 महीने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी।
एंड मैंने ये कोचिंग ली थी अंगनित प्राइवेट सॉल्यूशंस जो सीपी में है। ओके, तो तो कोचिंग के थ्रू प्रिपरेशन करी पूरी? कोचिंग के थ्रू प्रिपरेशन करी, उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थिंग्स लाइक दैट। ओके। देन अल्टीमेटली आई क्लियर्ड IIM रायपुर। ओके, नाइस। एंड फिर मैंने वहाँ से MBA करा ओके। एंड आई पास्ड आउट इन 2022। सो फ्रॉम बैच 2020 to 2022 I was in IIM रायपुर। ओके, सो IIM रायपुर में एमबीए करते हुए क्या क्या चीज़ें आपने सीखी जो कि एक नॉर्मल बंदा यूट्यूब से या फिर डेली लाइफ में नहीं सीख पाता? तो सीखने के लिए ना पहली चीज़ चाहिए कि एक्सपोजर कैसा मिल रहा है, तुम्हारी सराउंडिंग्स कैसी है। इसको हाँ। इजी वे में ऐसे समझते हैं कि जिम कोई घर पे भी करता है हाँ। और जिम जाके भी करता है। तो एग्जैक्टली। जिम जाके जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारे पास आसपास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाँ। प्रॉपर ट्रेनर है, हाँ। और एक वो वाइब रहती है कि यार आसपास सारे लोग कर रहे हैं, इसने 20 सेट मारे हैं, मैं 25 मारने का ट्राई करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर मैं घर पे सारी चीज कर रहा हूँ, यूट्यूब पे सारी चीजें देख के कर रहा हूँ, यस। एंड अगर मेरे को चलो ठीक है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बॉडी वाले वेट से करूँगा, जैसे पुशअप्स हो गए या ट्राइसेप्स बनाने हो गए, वो यस। सारी चीज़ें कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो सब। लेकिन वो रूटीन नहीं बैठ पाता, बिल्कुल। मोटिवेशन नहीं आता अंदर से, और एक वाइब भी नहीं बैठती कि यार घर पे आके फिर वो कि मम्मी ने कुछ काम बता दिया या कुछ और चीज़ें हो गई, तो वो हम्म। हो नहीं पाता। बिल्कुल। तो हाँ, तुम अगर मोटिवेटेड हो तो कर लोगे, लेकिन अल्टीमेटली जो फर्क पड़ेगा ना कि 2 महीने किसी ने जिम जाके प्रॉपरली काम किया है और 2 महीने घर पे किया है, तो वो फर्क बैठेगा। सेम इज विद MBA एज वेल। ओके। MBA में जब तुम जाते हो तो प्रॉपर प्रोफेसर्स मिलते हैं जिन्हें हम्म। बहुत साल का एक्सपीरियंस है, यस। एंड उन्हें एक्सपीरियंस सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, उन्हें एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी रहता है, बिकॉज ओके। वो बहुत सारी कंपनीज को कंसल्ट भी करते हैं, ओके। रिसर्च पेपर्स का रहता है, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस उन्हें रहता है। देन एक आसपास का जो स्टूडेंट्स रहते हैं तुम्हारे, हाँ। वो स्टूडेंट्स ना बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जब हम्म। MBA की सिलेक्शन होती है तब भी वो देखते हैं कि यार डाइवर्स फील्ड होनी चाहिए। मैं MBA कर रहा था, वहाँ पे UPSC एस्पिरेंट्स जो थे, जो अल्टीमेटली सोच रहे थे कि यार UPSC क्लियर नहीं हुई तो MBA कर लेते हैं, वो भी थे। हाँ। इंजीनियर्स भी थे, इंजीनियर्स में फ्रेशर्स भी थे, हम्म। और फिर एक्सपीरियंस वाले भी थे जिन्होंने कंसल्टेंसी में मतलब एज अ कंसल्टेंट 2-3 साल काम किया हुआ था। ओके, देन वो किसी ने एमबीए करने मार्केटिंग, आए? हाँ, ओके। किसी ने मार्केटिंग में काम किया हुआ था, किसी ने फाइनेंस में काम किया हुआ था, हम्म। कोई CA की प्रिपरेशन कर रहा था। तो सीखने के लिए ना बहुत कुछ होता है। अगर ओके। तुम्हें है कि मार्केटिंग सीखनी है तो वो वाले लोग भी बहुत सारे मिल जाएंगे जिन्हें एक्सपोजर है, और उनके साथ तुम प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है सीखने के लिए MBA में। ओके, सो जैसे यार मैं एक स्टार्टअप में हूँ। मैं ना बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, मार्केटिंग, चाहे डिज़ाइनिंग हो चाहे एडिटिंग हो, सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। अब मैं, मान लो मैंने अपनी डिग्री ले ली, कॉलेज मेरा ख़त्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट एक कंपनी में काम करने। मैं, मेरी प्लेसमेंट लग गई, या फिर मैं ऑफ कैंपस जा रहा हूँ अपनी प्लेसमेंट हम्म। लगा रहा हूँ, और या फिर मैं एमबीए करने जा रहा हूँ। अब मुझे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है और एक मेरे को एमबीए में जाके एक्सपीरियंस मिल रहा है। एमबीए में जाके मेरे को पहली बात पैसे देने पड़ेंगे, एंड दूसरी साइड मेरे को पैसे मिलेंगे, मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, वहाँ मेरे को सीखना पड़ेगा सब कुछ। अब इन दोनों में एमबीए मैं क्यों करूँ, और ना कि मैं डायरेक्ट जाऊँ पैसा भी कमाऊँ और मेरे को सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेस्ट तरीका रहेगा कि तुम 1-2 साल काम करो, ओके, अपना और कॉलेज के बाद? कॉलेज के बाद या कॉलेज में रहते हुए भी इंटर्नशिप्स कर लिया किसी स्टार्टअप के साथ, इस वे में जुड़े हुए हो हाँ। कि अपने कॉलेज के बाद में 3-4 घंटे उन्हें दे रहे हो। काइंड हम्म। ऑफ सीखना है तुम्हें उस टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे या कॉलेज के टाइम के बाद भी अगर तुम्हें 1-2 साल का एक्सपीरियंस है हाँ। तो वो बहुत हेल्प करेगा MBA में। ओके। ठीक है, तुम्हें बेसिक से चीज़ें सारी पता लग गई। अब फॉर्मल एजुकेशन अगर तुमने MBA में जाके ले ली तो उसकी वैल्यू ना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। हम्म। और लोग इसलिए भी करते हैं बिकॉज इट्स अ शॉर्टकट काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट तुम्हारी करियर ग्रोथ में। ओके। सपोज अगर कोई मार्केटिंग में काम कर रहा है एज हाँ। अ सेल्स एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी में काम कर रहा है, हम्म। एंड उसके बाद अगर उसने MBA करी है, हाँ। तो वो जॉब स्विच से भी ज्यादा अगर कमा पाएगा तो वो MBA के थ्रू कमा पाएगा, बिकॉज उसके बिल्कुल। बाद वो काइंड ऑफ टीम लीड या उससे ऊपर वाली जॉब उसे मिल सकती है।
जिससे वो अपने जो वो 2 साल पहले कर रहा था, हम्म। अब वो उस टाइप के लोग या उस टाइप के एम्प्लॉयज को हैंडल करेगा। तो वो लीडरशिप वाली वो जो पोजीशन है वो उसे एमबीए के बाद मिल जाएगी। बिल्कुल। तो उससे करियर ग्रोथ एज एन पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होती है हम्म। कि एक लीडरशिप पोजीशन मिली है वो आती है, और पैसा तो आता ही है। तो बिल्कुल। वो वाली सारी चीज़ें एमबीए के बाद इजी, मतलब थोड़ा इजी हो जाता है और थोड़ा हाँ, अगर जल्दी मान लो मिल मैंने जाएगी। मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, देन मैं एमबीए कर रहा हूँ, अब प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आएंगी वो मेरा एक्सपीरियंस देख के मुझे हायर करेंगी, तो एक तो मेरी हायरिंग जल्दी होगी, मेरे को पैकेज अच्छे मिलेंगे, एंड लाइक काइंड ऑफ थोड़ी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, जो तुम्हें पहले पैसा मिल रहा होगा उससे अच्छा खासा ज़्यादा मिलेगा उसमें। बिल्कुल। तो दीक्षांत, मैंने सुना है कि एमबीए करना बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, एक मिडिल क्लास बंदा जो कि डेडिकेटली एमबीए करना चाहता है और सीखना चाहता है सारी चीजें, अब वो एमबीए कैसे करे? तो हाँ, एमबीए बहुत महंगा होता हम्म। है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में ये आता है कि क्या वर्थ इट होगा इतने पैसे लगाना। अगर कहीं तुम्हें एडमिशन का ऑफर लेटर मिल भी जाता है, हाँ। तो वो पैसा कैसे देंगे, मेरे पास तो है नहीं। तो एजुकेशन लोन्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट सभी बैंक एजुकेशन लोन देते हैं अराउंड 7% इंटरेस्ट रेट पे। जब मैंने किया था इट वाज 6.9%। ओके। एंड उसका टेन्योर रहता है 15 साल का। 15 साल? तो तुम 15 साल के अंदर वो पैसा दे सकते हो, तो टेन्योर बहुत लंबा है। हम्म। और इंटरेस्ट रेट भी बाकी जैसे तुम पर्सनल लोन लेते हो उससे बहुत कम। ओके। तो एजुकेशन लोन इजीली मिल जाते हैं, हम्म। कंसिडरिंग अब एमबीए में तुम्हारा टॉप कॉलेजेस में आओ ओके। तो वो बहुत इजीली मिल जाएंगे। ओके। लेकिन अगर उसके जैसे जैसे नीचे कॉलेज जाते रहोगे, हाँ। वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, कि बिकॉज उन्हें भी फिर देखना है ना कि इसकी जॉब लगी जाएगी, उनका भी पास डेटा होगा कि हाँ, यार अगर कोई आईआईएम में जाता है तो वो इतने टाइम में इसको खुद चुका ही पे देता है कर एंड देगा। थिंग्स लाइक दैट। हम्म। तो एजुकेशन लोन मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ। सेकंड, कितना महंगा होता है। यस। तो आईएम रायपुर का फीस जब मैं था, जब 14 lakhs थी, अभी 16 लाख के आसपास है। ओके। आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा इसकी आई गेस 25 लाख क्रॉस कर चुकी होगी अभी। इतना महंगा? इतना ऐसा महंगा। क्या सिखाते हैं यार? तो इसका ऐसे। अगर मैं देखूं कि प्लेसमेंट कितनी होती है, हाँ। तो मीडियन या एवरेज प्लेसमेंट जो होगी वो भी उसके अराउंड ही वेरी करेगी। जैसे आई एम रायपुर में अगर बात करो, 14 लाख जब मैं था तो उस टाइम एवरेज पैकेज वाज आल्सो 14 lakhs 15 lakhs के आसपास। ओके। तो हाँ, वर्थ इट है। एक ये बेट लेना वर्थ इट है इफ यू हाँ। आर टोटली इनटू इट। ओके। बिकॉज तुम इतना सीख जाओगे और प्लेसमेंट भी तुम्हारी उतने पैकेज की हो जाओगी। तो मतलब एक साल में तुम जितना तुमने लगाया एमबीए में, उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी, उसके बाद इट्स टोटली और आई एम अपॉन यू। टॉकिंग अबाउट सीटीसी। ओके। तो फिक्स्ड आई गेस तुम्हारा अगर 14 लाख 15 लाख का पैकेज है तो हाँ, फिक्स 10-12 के आसपास हो सकता है। मतलब मैक्स 2 साल में तुम्हारा आरओआई कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। ओके। और यार, जो तुम इतना पैसा लगा रहे हो एमबीए में, तुम्हें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं एमबीए इंस्टीट्यूट में, जो तुम्हारा पैसा जस्टिफाई करता है कि तुम इतना पैसा लगा रहे हो, वो तुम्हें इतनी क्वालिटी की एजुकेशन मिल रही है या फिर उस क्वालिटी की लाइफ मिल रही है जो कि तुम्हें एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प कर सकती है? तो जैसे नॉर्मल आईआईटी के कॉलेजेस हो गए या वैसा हो गया कि हाँ। इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हो गए, हाँ। वहाँ पे मेस का फूड डिसेंट रहता है, हम्म। हॉस्टल्स भी डिसेंट रहते हैं। अपने अपने वाले एमबीए का बता थोड़ा। मेरा जैसे एमबीए था तो आईआईएम रायपुर का नया कैंपस बना था, हाँ। अभी नया आईआईएम है कंपैरेटिवली। ओके। तो वहाँ के हॉस्टल्स बहुत अच्छे थे, हम्म। काइंड ऑफ 4 स्टार 5 स्टार होटल टाइप्स। ओके। एंड मेस का खाना बहुत अच्छा था। ओके। लाइक वहाँ पे सारी फैसिलिटी तुम्हें इस टाइप से मिल जाएगी कि हम्म। तुम्हें सारा फोकस अगर पढ़ाई पे करना हो तो तुम कर सकते हो। वो सारी फैसिलिटीज, लॉन्ड्री की फैसिलिटीज एंड मेस अच्छा रहेगा, एंड एसी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ओके यार, एक चीज मेरे माइंड में है कि तुम्हें इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, सारी चीजें हो रही हैं, तुम्हें ऐसा क्या सिखाते हैं और कैसे सिखाते हैं कि तुम्हारे इतने महंगे पैकेजेस लगते हैं और एक क्वालिटी वाली लाइफ तुम जी पाते हो आगे? देखो, एक चीज़ है नॉलेज को लेना, हाँ। जो यूट्यूब से या वैसे भी कहीं से ऑनलाइन अभी इतना
इजी हो गया नॉलेज लेना कि मिल सकती है। ओके। सेकंड इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ओके। पर्सनालिटी डेवलपमेंट तुम्हारी एमबीए में जाके एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है। मैं पहले कॉन्फिडेंस बहुत कम था मुझ में जब मैं एमबीए से पहले था। इवन इंटरव्यूज में मैं इतने अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था, और सेल्फ एस्टीम बहुत लो था कि यार पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं। इवन ओके। क्लियर हो गया, कैट वगैरह क्लियर हो गया, उसके बाद भी वैसा था। हाँ। लेकिन कॉलेज में जाने के बाद ना तुम्हारी पर्सनालिटी, और मेरा तो केस था कि मैं कोविड वाला स्टूडेंट हूँ, ओ। तो ऑनलाइन थी सारी चीज़ें, कॉलेज इतना गया भी नहीं, सब कुछ बंद था। लेकिन स्टिल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है एमबीए में बहुत अच्छी होती है। जैसे तुम्हारे आसपास जैसे स्टूडेंट्स हैं, तो वो जब भी ऐसे कैंटीन में भी बैठेंगे ना, हाँ। तो वो काम की ही बातें चल रही होंगी हर जगह। तो कोई किसी चीज की बात कर रहा है कि यार इस कंपनी में ऐसा होता है, कोई मार्केटिंग की बात कर रहा है, या फिर केस स्टडीज की बात कर रहा है, तो आसपास का एनवायरनमेंट ही वैसा होता है। ओके। सेकंड चीज, जो क्लासरूम्स होते हैं वो प्रॉपर कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप्स में होते हैं। ओके। तो एंड वहाँ हर रोज काइंड ऑफ पीपीटीज देनी होती है। हर रोज? हर रोज किसी ना किसी की बारी आती है। ओके। रात में 11-12 बजे तुम्हारे पास प्रोफेसर का मेल आएगा कि ये केस स्टडी है, सुबह हम्म। पढ़ के आनी है। सुबह कितने बजे थॉरली। लगभग? कोई 9 बजे क्लास होती थी, कोई 10 बजे हो गई। बंदा कब सोए कब पढ़े, ये क्या यार। सोना लाइक 2 से 3 घंटा ही सोना हो पाता था। इट इज सो हेक्टिक कि तुम्हें कॉर्पोरेट लाइफ में वो इजी लगेगा। ओ भाई। वो इतना हेक्टिक बना देते हैं कि तुमने पूरे दिन पढ़ाई करी है, हाँ। रात में 11-12 बजे वो इंटेंशनली 11-12 बजे भेजेंगे। एंड 30-40 पेज की प्रॉपर केस स्टडी होगी। सपोज इंडियन ऑयल की है, या फिर डिपेंड ऑन किस टाइप का है, टाटा नैनो की केस स्टडीज थी। हाँ। तो उस केस स्टडीज में पूरा प्रॉपरली थॉरली पढ़ना होता है। एंड हाँ। जो इन बिटवीन लाइंस में भी कोई चीज है ना कि वो ढंग से लिखा है, लेकिन उसमें भी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स जो आएंगे हम्म। कि ये जो लिखा है कि ये फेल हुआ, लेकिन क्या और भी रीजंस हैं टाटा नैनो के फेल होने के, या फिर ये चीज ऐसे कर सकते थे। तो उस पर प्रॉपरली सिर्फ पढ़ना नहीं है, और अच्छे से सोचना है, ओके। और अपना दिमाग लगाना है कि यार ये वाला जो केस है इसमें अगले दिन फिर टीचर पर्सपेक्टिव पूछेगा ओके। कि ये केस तो पढ़ लिया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता था जिससे टाटा नैनो का ब्रांड वैल्यू गिरना बच जाता, उसके ओ। बारे में बताओ। तो और तुम्हारा वो मतलब सारी पूरा चीजें। माइंड पूरा खुल जाता है इतने सारी केस स्टडीज की, फेलियर्स, बिजनेस के फेलियर्स, कैसे वो ग्रो करे। इतनी सारी केस स्टडीज पढ़ के बंदा सीख जाता है कि कैसे अब ग्रो करना है। काइंड ऑफ एक की मिल जाती है कि हाँ, हर कोई बंदा ये कर रहा था तो वो सक्सेसफुल हुआ, ज्यादातर बंदे ये गलती कर रहे थे तो ये अनसक्सेसफुल हुए। तो केस स्टडीज एक बड़ा फैक्टर रहा है एमबीए में। दूसरी चीज पीपीटीज तुम्हें बनाने को मिलती है। हाँ। जैसे कोई एक केस दे दिया, अलग से केस दे दिया तुम्हें, हाँ। उस पर पूरा एनालाइज करना है, पीपीटी बनानी है, और पीपीटी फिर अगले दिन प्रेजेंट करनी है। तो ओके। जब तुम प्रेजेंट कर रहे हो पीपीटी प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में जाके करोगे किसी हम्म। सेल्स, अगर जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में कोई लीडर है, लीडरशिप पोजीशन पे है, हाँ। वो सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को पीपीटी के थ्रू बताएगा ना कि हमारी सेल्स ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो एग्री। सारी चीजें। यस। वो सारी चीजें हम एमबीए में कर रहे होते हैं विद आर ओन केसेस हम्म। जो हमें मिलते हैं। और टाइम भी बहुत कम टाइम में हमें चीजें करनी होती है, डेडलाइन बहुत कम होती है कि रात में 12 बजे केस आया, हाँ। ग्रुप है, ग्रुप के साथ बैठ के सारी चीजें करनी है, चीजें बांटनी है कि कैसे कौन कौन किस टाइप की चीज करेगा, फटाफट उसको करना है 3-4 घंटे में करके सो के सुबह वो केस प्रेजेंट भी करना है। तो ओके। बहुत हेक्टिक बना देते हैं, और ऐसा कर देते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी काम कर लें, बहुत जल्दी जल्दी सोचना आ जाए हमें, और वो सारी चीजें। तो वो जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो अलग लेवल की होती है। अभी मेरे को ना सुनने में ऐसा लग रहा है कि आर्मी की ट्रेनिंग हो रही है। मतलब आर्मी में तो ऐसा होता है मेंटली से ज्यादा फिजिकल ट्रेनिंग होती है, बट आपके केस में ऐसा लग रहा है कि मेंटल ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा होती है। बंदे का दिमाग इतना स्ट्रोंग कर देते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर पाए, जैसे एक आर्मी पर्सन कर पाता है फील्ड में। ओके। एंड दीक्षांत, मैंने एक चीज देखी है लिंक्डइन पे ना, बंदे केस कंपटीशन जीतते हैं और उसके बारे में लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं। वो क्या है यार, मुझे थोड़ा उसके बारे में जानना है। तो एमबीए में ना केस कॉम्पिटिशन्स होते हैं। हाँ। जैसे कंपनीज, शायोमी हो गई, या अ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो गई, ऐसी कंपनीज जो है अपने केसेस देती हैं स्टूडेंट्स को ओके। कि
हमारी कंपनी में ये चीज जो है, जैसे उन्हें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या फिर एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी फैक्टर्स जो हैं कि उसको रिसाइकल कैसे करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, उस टाइप के केसेस देती है। वो केसेस को एमबीए के जो स्टूडेंट्स हैं हाँ। वो अपने वे में सॉल्व करते हैं कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट कैन बी मेड एंड थिंग्स लाइक दैट, कि इस प्रोडक्ट को अगर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनानी है इसकी तो वो कैसी होगी, किस टाइप के सेल्स चैनल्स होंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके। एंड अल्टीमेटली फिर उसमें कॉम्पिटिशन्स में टॉप 10 स्टूडेंट्स निकलते हैं ऑल ओवर इंडिया, या टॉप 5 स्टूडेंट्स निकलते हैं जिनको पर्क्स मिलते हैं। पर्क्स एज इन की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इन द सेम कंपनी, ओके। एंड हो सकता है कि उसी केस पे आगे काम करने का मौका मिल जाए, या फिर डायरेक्टली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इन ओह! दोज कंपनीज। तो ये बहुत एक गेटवे रहता है कि तुम उस कंपनीज में प्लेस अगर होना है हाँ। तो एक केस कंपटीशन के थ्रू हो। ओके। जैसे मेरा था तो मैंने बहुत सारे केस कॉम्पिटिशन्स जीते थे ड्यूरिंग ओके। एमबीए। तो पहला ही केस कंपटीशन जब आया था तो उसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स में मैं आ गया था। देन उसके बाद शाओमी का एक केस कंपटीशन था जिसमें टॉप 10 में आया था, लाइक सेमीफाइनलिस्ट था। ओके। एंड उसमें लाइक टॉप 3 स्टूडेंट्स को मिलना था, बट आई गेस मेरी रैंक 5th या 6th थी मेरी टीम की। हाँ। तो आई गॉट गिफ्ट्स काइंड ऑफ, उनका जो सूटकेस है, पावर बैंक, बैग्स, इस टाइप की पर्क्स मिल गए थे। ओके, बट बट हाँ, सीखने को जो प्लेस मिला वो नेक्स्ट लेवल। सीखने को जो मिला, मतलब उस टाइम जो तुम्हारा जजेस भी होते हैं ना, हाँ। वो उनके जैसे जजेस, मार्केटिंग वाला था, एशिया पैसिफिक रीजन का मार्केटिंग डायरेक्टर था उस टाइम जज। ओके। वो तुम्हें जो चीजें बताता है ना कि तुमने ये गलती करी यहाँ पे, इस टाइप से ठीक कर सकते थे, वो सारी चीजें तो बहुत ज्यादा मैटर करती है और सीखने को बहुत मिलता है उस वे में। बिल्कुल। तो प्रॉपर 2 साल में मतलब मैंने शायद 8 से 10 केसेस करे थे। हुँ। केस कंपटीशन में पार्ट लिया था और उसमें 4 से 5 मैंने क्रैक करे थे। तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बिकॉज वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, एक एक्सपोजर मिला। एंड अगर जैसे कोविड के टाइम पे तो ऑनलाइन होता था सब, लेकिन अगर अब कोई केस कॉम्पिटिशन्स के थ्रू करता है तो उनके प्रॉपर हेड ऑफिस में जाके मौका मिलता है कि हेड ऑफिस में जाओ हाँ। और उनके जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके सामने तुम अपना पिच करो। तो जैसा दीक्षांत तुमने बताया कि कुछ बच्चों की प्लेसमेंट डायरेक्ट आपकी केस कंपटीशन के थ्रू लग जाती है, बट जब रियल कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए आपके इंस्टीट्यूट में, तो तो पूरा आपका सिचुएशन कैसी रहती है और आपने प्लेसमेंट के थ्रू क्या क्या चीजें फेस करी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो यार इस चीज में। तो कंपनीज जब एमबीए में आती हैं तो 3 अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं। ओके। पहला होता है लाइव प्रोजेक्ट्स, हाँ। जो काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब तुम लगा सकते हो, जिसमें कोर्स के साथ साथ में ही शाम को तुम 3-4 घंटे दे के काम कर सकते हो उस ओके। पर। एंड मोस्टली स्टार्टअप या स्मॉल कंपनीज आती हैं जो छोटे हम्म। छोटे प्रोजेक्ट्स लेके आती हैं कि जो स्टूडेंट कर रहा है उसके क्या ओपिनियंस रहेंगे और इसमें कैसे क्या चेंजेस कर सकते हैं, या फिर इसकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनानी है एक प्रोडक्ट लॉन्च करने की तो कैसे बनेगी एंड ओके, थिंग्स सही लाइक है, इसमें दैट। भी एक्सपीरियंस मिलते हैं, बट क्या इसमें पैसे मिलते हैं? कभी हाँ कभी नहीं। ओके, समटाइम्स वो अनपेड होती है। ओके। तो उस टाइम कोविड था तो मोस्टली अनपेड आ रही थी, हम्म। लेकिन हाँ कुछ कंपनीज हैं जो दे भी देती हैं। डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी कितनी ओके। बड़ी है एंड किस टाइप के उसके लिए आई है। ओके। सेकंड आता है समर इंटर्नशिप, हम्म। जो 2 महीने की मैंडेटरी रहती है। एंड समर इंटर्नशिप के एंड में प्रॉपर एक थीसिस बना के देना होता है कि तुमने क्या काम किया, कैसे किया और उस कंपनी को कैसे इम्पैक्ट हुआ तुम्हारे काम से। ओके। एंड वो प्रॉपर एक प्रोफेसर अलॉट होता है जो उसको देखता है, उसको पास करता है एंड उसके क्रेडिट्स होते हैं। ओके। एंड देन एंड में आती है प्लेसमेंट। हम्म। तो समर इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए पहले शॉर्ट रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ओके। देन उसके बाद मोस्टली अगर क्लाइंट फेसिंग जॉब है, जैसे मार्केटिंग की कोई जॉब हो गई या फिर कंसल्टिंग की जॉब हो गई जिसमें क्लाइंट फेसिंग है, तो उसमें ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। ओके। एंड अगर कोई जॉब है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर एंड थिंग्स लाइक दैट जिसमें तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए अबाउट अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, हाँ। तो वहाँ पे फिर उस टाइप के भी स्किल्स चेक होती हैं बाय गिविंग सम प्रोजेक्ट्स या गिविंग सम केसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ओके। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि कैसे वो शॉर्टलिस्ट कर रहे तो हैं। आप किस किस फील्ड में जाना चाहते थे जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठे? मैं शुरू से मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहता था। ओके। एंड इसमें एक बेस्ट कंपनी आई थी, जियो क्रिएटिव लैब्स, ओके। जिन्होंने बहुत एक एक्सटेंसिव प्रोसेस किया था जिसमें वो छोटे छोटे केसेस दे रहे थे कि इस पे ऐड बनाना है तुम्हें, हाँ। बिकॉज इट्स एन एड एजेंसी।
ओके। तो ऐड बनाने के काफ़ी सारी चीज़ें दी थी, देन ब्रांड पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए किसकी, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बहुत सारा एक एक्सटेंसिव प्रोसेस था जिसमें पूरा दिन लग जाता था। कई बार प्लेसमेंट में जब हम बैठते थे, सुबह 7-8 बजे से बैठे हैं, शाम को 7-8 बज गए हैं, एक ही सीट पे बैठे हुए हैं। एंड बिकॉज उस टाइम सीट से हिलना भी नहीं होता था, लंच भी नहीं कर रहे हैं, शाम की स्नैक्स भी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं, बट ये वाली तुम्हारी ट्रेनिंग तो पूरे एमबीए के ऑलरेडी फेस में हो हो चुकी चुकी है। होती है। तो थोड़ा हेक्टिक रहता है प्रोसेस हाँ। प्लेसमेंट का, एंड थोड़ा और इस स्ट्रिक्ट रहता है। ओके। स्ट्रिक्ट एज इन कि अगर तुम वहाँ पे प्रॉपर एक वो रहता है कि कोट पैंट में ही जाना है, ओके। देन प्रॉपरली शेव होना चाहिए। हम्म। ये सारी चीज़ें काइंड ऑफ एक प्रोज हैं। तो प्लेसमेंट कमेटी के थ्रू कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं प्लेसमेंट कमेटी के भी। प्रोज ये हैं कि प्रॉपरली ग्रूम्ड जाओगे तुम, प्रॉपर एक कोट पैंट में जाओगे, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो रहेगा किसी भी स्टूडेंट का हाँ। कंपनी के लिए, हाँ। वो बेस्ट रहता है कि यार बंदा फर्स्ट इंप्रेशन में सही लग रहा है। नाउ लेट्स सी कि क्या स्किल्स हैं। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना ये होने वाला था कि प्लेसमेंट कमेटी जो होती है आपकी, वो कितनी हेल्प करती है, उसका कितना इम्पैक्ट रहता है प्लेसमेंट लगवाने में हर स्टूडेंट का। तो सबसे ज़्यादा जो काम करता है एक एमबीए की जर्नी में, वो प्लेसमेंट कमेटी ही करती है शुरू ओके। से। शुरू से। क्योंकि उन्हें वो टास्क रहता है कि कंपनीज को लेके आना है, तो ओके। कंपनीज को पिच करती हैं, उन्हें लेके आती हैं, वो पूरा प्रोसेस संभालते हैं। देन जैसे हम बैठे रहते हैं सुबह 8 से 8, जब हमारी प्लेसमेंट होती है, मतलब प्लेसमेंट प्रोसेस होता है, हम्म। लेकिन उन्हें तो रोज ही बैठे रहना है ना, हाँ। चाहे उनका प्लेसमेंट प्रोसेस हो या ना हो। बिल्कुल। तो बहुत हेक्टिक होता है उनके लिए। लेकिन हर चीज़ के एक प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ओके। हाँ, वो बहुत मेहनत करते हैं, हाँ वो सारी चीज़ें सही संभालते हैं, थिंग्स लाइक दैट, कंपनीज को लेके आते हैं, हम्म। तो वो बहुत सही जॉब कर रहे हैं। लेकिन दे हैव सम पावर। लाइक। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को डिस्क्वालीफाई करना है इन बिटवीन, हम्म। तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। या फिर दे हैव द पावर कि रिज्यूमे जब शॉर्टलिस्ट होके आगे जाएंगे, तो किस किस के जाएंगे, और उसमें अगर प्लेसमेंट कमेटी वाला अगर कोई फ्रेंड है या वैसा है, तो वो ऐड करके नाम, बहुत बार मैंने सुना है कि वो ऐड करके नाम भेज देते हैं। दिस इज नॉट अबाउट ओनली वन आईआईएम या माई आईआईएम, इट्स अबाउट द होल आईआईएम। मतलब जितने भी आईआईएम्स हैं, जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, एक्सेल आ रहा है, जमशेदपुर, एफएमएस, और भी बहुत कॉलेजेस हैं। ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में होता है। देर आर सम इंस्टाग्राम हैंडल्स एज वेल, एमबीए सोशल, एंड 2-3 और है, हम्म। जो इस चीज़ को हाईलाइट करते रहते हैं कि दिस इज़ नॉट अ राइट कल्चर जो आगे पोर्ट्रे हो रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट। रियली यार, सुन के तो बहुत मेरे को बैड सा लगा कि अगर मान लो मैं प्लेसमेंट कमेटी में हूँ, तुमने मेरे साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो मैं तुम्हें साइड में रख दूंगा कि तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगने दूंगा। एंड साइड में मेरा कोई दोस्त है, शायद आप उस जॉब के लिए परफेक्ट हो, मेरा दोस्त उस जगह ना हो, पर मैं अपने दोस्त को लगाऊंगा रेदर देन आपके। हाँ, वो पावर मतलब एक प्लेसमेंट कमेटी का हेड जो प्रोफेसर होता है उसके पास होनी चाहिए। हाँ। लेकिन हाँ, इन्हें थोड़ी छूट रहती है स्टूडेंट्स को भी, कि वो इस टाइप की प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस में ज़्यादा होता है, कुछ हाँ। कॉलेजेस में कम होता है। बट हाँ, ये थोड़ा टॉक्सिक कल्चर है हर हम्म। एक कॉलेज में। एंड कई बार तो हमें ऐसा होता था कि ये कंपनी आई भी थी, क्योंकि लास्ट जब प्लेसमेंट हो जाती है, हाँ। 100% प्लेसमेंट, तो उसके बाद लिंक्डइन पे ना एक डालते हैं कि ये कंपनीज आई थी। ओके। एंड हमें ऐसा होता था कि यार ये कंपनी आई भी थी, फिर पता लगता है कि किसी प्लेसमेंट कमेटी वाले बंदे का वहाँ पे प्लेसमेंट हो गया है। तो ओ, तो मैं काइंड ऑफ, मैं अगर मैं प्लेसमेंट कमेटी में अपना पहले ही नंबर लगा दूंगा। और दूसरी चीज ये कि हर एक बंदे को ना एक ही कंपनी में प्लेसमेंट मिलेगी। ओके। लेकिन देर आर चांसेस, जब हमने देखा है कि प्लेसमेंट कमेटी के स्टूडेंट्स 2-2 3-3 प्लेसमेंट्स लेके बैठे हैं, विच इज नॉट अलाउड टू ऑल द अदर स्टूडेंट्स। ओ भाई, तो हाँ, कुछ प्रैक्टिसेस हैं ये ऐसी तो जो। गुंडागर्दी लग रही है भाई मेरे को। एंड अगर कैंटीन में भी बैठे हो ना, और हाँ। कहीं प्लेसमेंट कमेटी वाला बंदा बैठा है, हाँ। तो उससे और कोई बात नहीं करता था, ना वो तुमसे बात करेंगे। बस 10-12 लोग जो प्लेसमेंट कमेटी के हैं वही आज साथ में रहते थे, हाँ। दैट्स इट। हार्डली कोई उनके दोस्त होंगे, एक आधे, हाँ। दैट्स इट। ओके। तो उनसे दूर ही रहना पसंद करते थे, और वो भी बात नहीं करते थे कि इनसे फ्रेंडशिप नहीं रखनी है किसी से भी, हम्म। काम से काम रखो, दैट्स इट। तो है थोड़ा सा। ओके। तो दीक्षांत, पूरी एमबीए खत्म करने के बाद
तुम अपने एमबीए से यहाँ स्टार्टअप अपसाइड डाउन लैब्स में कैसे आए, उसकी थोड़ी जर्नी बताओ यार। तो दीपक अप्रोच्ड मी इन अराउंड February, जब मैं समर इंटर्नशिप से थोड़ा सा पहले, ओके। कि साथ में काम शुरू करते हैं। एंड ही ऑलरेडी स्टार्टेड लाइक 2016-17, जब हम बैचलर्स में साथ में थे, ओके। तब से ही वाज वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स। एंड फाइनली देखा कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट इससे एक स्टार्टअप बन सकता है। तो ही वाज ऑलरेडी रजिस्टर, उसने कर लिया था सारी चीज़ें अराउंड दिसंबर में। ओके। एंड इन February ये अप्रोच में कि यार साथ में काम करते ओके। हैं। एंड उस टाइम ऑनलाइन चल रही थी सारी चीज़ें, आई हम्म। ऑल्सो हैड टाइम, तो मैं सोचा ठीक है एक बार ट्राई करते हैं सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। जो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था। हाँ। एंड देन हाँ, फिर उसके बाद हमने एज एन LLP स्टार्ट करी। ओके। देन भावना ऑल्सो केम इन मार्च में। फिर अपसाइड डाउन लैब्स को एज एन LLP हमने इनकॉर्पोरेट किया। ओके। एंड इट वाज 2021। फ्रॉम देन मैं MBA के साथ साथ स्टार्टअप में भी अपना लाइक कंट्रीब्यूशन दे रहा था, कि दिन में अगर पूरा दिन कॉलेज पे है हाँ। एंड रात में अगर 2-4 घंटे 5 घंटे मिल रहे हैं, देन हम तीनों रात में बैठ के प्रोजेक्ट पे काम करते थे कि यार इसको लॉन्च कैसे करना है, क्राउड सप्लाई कैंपेन करना है क्या, ओके। एंड कैसे कंपनी को आगे लेके जाना है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो वो ऑलरेडी MBA जब मैं कर रहा था तो वो चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। हम्म। एंड एट द एंड आई थॉट कि इसको फुल टाइम करते हैं। एंड फ्रॉम देन मैं MBA के बाद स्टार्टअप में एज अ को फाउंडर एंड हेड ऑफ मार्केटिंग इसको कंटिन्यू कर रहा ओके। तो जो तुमने एमबीए में सीखा, हूँ। उसको स्टार्टअप में जब इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जब जो तुमने सीखा होता है उसको इम्प्लीमेंट करो, दोनों में फर्क होता है, वो फर्क तुम्हें क्या लगा? यार बहुत फर्क होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू MBA, हाँ। तो MBA में जो हमें नॉलेज मिलती है ना, हाँ। वो हमें सिखाता है कि एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैसे तुम्हें काम करना है, एक लीडरशिप पोजीशन पे कैसे एक पर्सनालिटी उस टाइप की हो कि तुम और लोगों को काम हैंडल कर रहे हो, एंड हम्म। थिंग्स लाइक दैट। हाँ। एंड या फिर एड कैंपेन कैसे चलाने हैं, ब्रांड एम्बेसडर कौन होना चाहिए, वो बड़ी बड़ी बातें वाली चीज होती है। ओके। कि एक किसी कंपनी में जा रहे हो तो एक मार्केटिंग हेड अगर तुम बनोगे इन 5 to 7 years, ओके। तो उस टाइप की चीजें वहाँ सिखाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ बूटस्ट्रैप स्टार्टअप, तो बहुत सारे लिमिटेशंस होती हैं। जैसे जोमेटो स्विगी के पास इतनी फंडिंग है कि वो बड़े बड़े एड कैंपेन चला सकते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स रख सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। हाँ। बट जब तुम शुरू ही कर रहे हो, तो मार्केटिंग को डिफरेंट वे में करना होता है। जैसे सोशल मीडिया पे ना, आपने देखा होगा कि हर 2 या 3 वीक बाद कोई ना कोई एक वायरल कंटेंट या वायरल ऑडियो चल रही होती है। हाँ। तो दैट इज द राइट टाइम जब आप उस टाइप का कंटेंट डालो विच विल गो टू मासेस, एंड आपका वायरल होने का चांसेस बढ़ जाए। तो जैसे विटी पोस्ट होती हैं, जोमेटो स्विगी भी और ड्यूरेक्स भी, ये सारे यही करते हैं कि विटी पोस्ट डालते हैं और रिलेटेबल पोस्ट डालते हैं, सो दैट इट कैन गो टू अ मासेस। ओके। तो वो चीज़ें कर सकते हैं। एंड बीच बीच में आपका जो लॉन्च है, लॉन्च को भी उस वे में डालो कि वो रिलेटेबल लगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो सोशल मीडिया हैंडल में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इन स्टार्टिंग, बट इट कैन गो इन अ लॉन्ग रन। यस। एंड हर एक सोशल मीडिया पे ना डिफरेंट स्ट्रैटेजी चलती है। जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स वाला जो है फॉर्मेट, वो ज़्यादा चल रहा ओके। है। एंड लिंक्डइन पे स्टोरीज ज़्यादा चलती हैं। तो लिंक्डइन पे लिटरली तुम बड़ी बड़ी स्टोरीज अपनी स्टार्टअप की बताओगे कि कैसे स्टार्ट किया है, एंड थिंग्स लाइक दैट, वो ज़्यादा चलेगी रादर देन कोई वीडियो डाल दिया है, या रादर देन कोई कराउजल है या लॉन्च वाली। ओके। तो वहाँ कनेक्ट जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से होगा लिंक्डइन पे। तो जब तुमने ज्वाइन करा हम्म। स्टार्टअप को, उसके बाद तुमने अपनी मार्केटिंग स्किल्स कैसे डाली, और मतलब मार्केटिंग इन द सेंस प्रोडक्ट बिकने चाहिए, तो फर्स्ट स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स कैसे बिके, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रन करके उसमें। तो इससे पहले आता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। ओके। तो ये एक है कि प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में, मतलब कस्टमर को जो चाहिए, हाँ। हम वही बना रहे हैं क्या। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट फिट सही से हो जाता है, हाँ। तो देर आर हाई चांसेस कि तुम्हारे प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा बिकेंगे। ओके। देन उसके बाद सेकंड स्टेप यही रह जाता है कि जो प्रोडक्ट मार्केट फिट हमने किया है, जो राइट कस्टमर है, उस तक कैसे पहुंचना है। तो मार्केटिंग में वही होता है कि हमने प्रोडक्ट तो बना दिया, उसको सही वे में सही बेनिफिट्स के साथ उस कस्टमर को बताओ,
हु इज एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस कि ये वाली चीज तुम्हारे लिए बहुत सही है, इसको खरीद लो। वो सोशल मीडिया से, जैसे मैंने बताया। सेकंड चीज होती है एसईओ। एसईओ मींस जब कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, हाँ सपोज उसने सर्च किया हाउ टू रिकॉर्ड बायोपोटेंशियल सिग्नल्स या हाउ टू रिकॉर्ड ब्रेन वेव्स एंड थिंग्स लाइक दैट, हाँ। तो तुम्हारी वेबसाइट ऊपर आ रही है क्या? तो जो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं लोग, हाँ उसकी कीवर्ड रिसर्च कर लो पहले कि किस टाइप के कीवर्ड सर्च करते हैं। हाँ उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट पेज पे नीचे चीज़ें डालो, हेडिंग उस हिसाब से डालो एंड थिंग्स लाइक दैट, हाँ। जो हमने किया अभी। एंड ब्लॉग्स डालना शुरू किया था कि ब्लॉग्स के थ्रू आने शुरू हो जाए। ओके। एंड अभी ना, जैसे आज के टाइम पे अभी देखें, तो हमारा जो एसईओ है वो उतना अच्छा हो गया कि बहुत सारे कीवर्ड्स पे, जैसे डीआईवाई न्यूरोसाइंस किट्स कोई सर्च करेगा हाँ। तो सबसे ऊपर हमारा आता है। ओके। एंड डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट बनाई है। डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट पे इतना सारा कंटेंट है कि अगर कोई सोच भी रहा है ना कि बायोपोटेंशियल सिग्नल या बॉडी के सिग्नल से मेजर करके कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो टॉप 3 में हमारी वेबसाइट या डॉक्यूमेंटेशन साइट या कोई ना कोई वेबसाइट जिस पे हमारा लिंक है वो आ रही है। तो ओके। उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता है अपनी वेबसाइट पे, एंड उससे डायरेक्टली सेल्स जो है वो कन्वर्ट होती है। बिल्कुल। एंड उसके बाद हमने जो शुरू में किया था, वो किया था क्राउड फंडिंग कैंपेन। तो हाँ। क्राउड फंडिंग कैंपेन जैसे आपने सुना होगा, किक स्टार्टर कैंपेन्स होते हैं, यस। क्राउड सप्लाई है, ऐसे बहुत सारे हैं, इंडी शायद इस नाम से भी एक है। तो वहाँ पे जो नए स्टार्टअप्स हैं या नए क्रिएटर्स हैं जिन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, वो वहाँ पे लॉन्च करते हैं। ओके। एंड उसके बाद में लोग प्री ऑर्डर करते हैं उसको, उन्हें हाँ। बोलते हैं बैकर्स। जो प्री ऑर्डर करेंगे, तुम्हारे पास ऑर्डर आ गया है, पैसे आ जाएंगे, देन उसके बाद तुम प्रोडक्शन शुरू करोगे। ओके। बट इसका ये रहता है कि वहाँ वन ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट मिलते हैं, सो हम्म। उसकी भी एक अलग ऑडियंस है जो वहाँ पे जाती है, देखती है यार इस टाइप का प्रोडक्ट मार्केट में तो है नहीं। हाँ। और वहाँ पे एक लिमिटेशन भी रहता है कि अगर हम वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं तो उस टाइम पे जब तक वो कैंपेन चल रहा है हम हाँ। और कहीं लॉन्च नहीं करेंगे इसको। ओके, बट ये तो प्री रिवेन्यू अगर तुम हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बेटर चीज़ है अगर, हाँ, प्री रेवेन्यू हो और बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो यू कैन ओके। हैव योर फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च एज अ क्राउड फंडिंग कैंपेन। एंड अगर स्टार्टअप शुरू किया है, बेटर स्ट्रैटेजी ये भी रहेगी कि जब तुमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च शुरू में किया है, हाँ। तो तुम्हारी वेबसाइट पे ना इतना ट्रैफिक नहीं आता, वो बिल्कुल। धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ। तो बेटर रहेगा कि तुम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दो, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, रोबू। इस टाइप के मार्केट प्लेसेस से तुम्हें नेटवर्क मिल जाएगा, बिकॉज उनकी वेबसाइट पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बिल्कुल। तो वहां से तुम फिर अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हो और वहां पे तुम अपना ब्रांड बना सकते हो। दैट कैन बी अ बेटर यस, स्ट्रैटेजी। मतलब वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग तभी होगी जब किसी कस्टमर के हाथ में आपका प्रोडक्ट होगा। तो एक किक मिलने के लिए, स्टार्ट मिलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। शुरू के 1000 2000 कस्टमर अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट इन सब से आ गए, हाँ। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे खुद की वेबसाइट पे भी सेल्स आनी शुरू हो यस, जाएगी। क्योंकि उनको अब अगर आप आपकी वेबसाइट से खरीदेंगे तो बेटर प्राइसिंग मिलेंगी, बेटर सर्विसेज मिलेंगी, वो बाकी चीज़ें। ओके। तो दीक्षांत, अभी मैं एमबीए के बारे में अच्छा खासा जान चुका हूँ। बट मान लो मैं एक स्कूल स्टूडेंट हूँ या फिर एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को बिजनेस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है। मे बी मैं एमबीए करूँ आगे जाके। अब मेरे को, मैं कैसे सीखूं, या किस इंस्टीट्यूट में जाऊं, कैसे अपनी स्टडीज करूं कि मेरे को एमबीए में फायदा हो। तो अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, हम्म। तो अभी रिसेंटली ना काफ़ी सारे आईआईएम्स ने एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया है, ओके। जिसमें वो बीबीए और एमबीए कराते हैं, जिसमें 3 साल तुम वहीं पे बीबीए करते हो एंड देन 2 साल का एमबीए होता है। ओके। तो अगर किसी को ऑलरेडी क्लियर है कि हाँ मेरे को इसी पाथ पे जाना है फ्रॉम स्कूल, तो दे कैन गो टू दिस एरिया एज वेल, कि आपने डायरेक्टली 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ले लिया। हाँ। या फिर उसके बाद में बैचलर्स हो गई है, हाँ। बैचलर्स होने के बाद आई रिकमेंड कि 1 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लो, ओके। देख लो कॉर्पोरेट लाइफ कैसे होती है, हाँ। कैसे काम चलता है, जो तुम जॉब प्रोफाइल के लिए गए हो वो सही है भी कि नहीं, ताकि तुम्हें एटलीस्ट ये हो जाए कि एमबीए के बाद सेम जॉब प्रोफाइल में जाना है हम्म। या फिर जॉब प्रोफाइल स्विच करनी है। बिकॉज उसके बाद ना जॉब प्रोफाइल स्विच करना बहुत ईजी हो जाता है, रैदर देन बिना एमबीए के अगर तुम वो स्विच करना चाहो कि यार मार्केटिंग में है, हाँ। उसके बाद फाइनेंस में जाना अच्छा नहीं लग रहा, तो मुश्किल है कि वो स्विच इजीली हो पाएगा। ओके, बट बट वो अगर एमबीए एमबीए के कर बाद। लिया है तो बहुत अच्छे से हो पाएगा। ओके, गॉट इट। थैंक यू दीक्षांत फॉर दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। एमबीए के बारे में यार बहुत कुछ सीखा, जितनी इनसाइट्स आपने दी
मेरे बहुत काम आने वाली हैं, जो मैंने सीखा और इम्प्लीमेंट करूंगा। एंड शायद उनके लिए भी जो एमबीए करना चाहते हैं और कुछ थोड़ा सा माइंड में है कि एमबीए करूंगा आगे जाके। अगर आपका कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल आंसर ऑल द क्वेरीज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।